गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? शुरू करें आज की क्लास? नहीं, मर्जी तो है तभी आए हैं, है ना? फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे और इसमें से एक हेडिंग को छोड़ करके सारी हेडिंग हम पढ़ चुके हैं। एक है लास्ट के 2 पीरियड। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन। हाँ जी। और वो मैंने ये कह के छोड़ दी थी कि इनका मकसद अगले वाली से ही है। कॉस्ट ऑफ डेट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टैक्स रेट, फ्लेक्सिबिलिटी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आईसीआर, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम। सब कुछ पढ़ चुके हैं हम। नमन भैया इतने सारे पॉइंट याद कैसे रखेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन है ना, उसकी एमटी क्या थी? एसआरसीसी में सीटी ने 2 बार, वो सारे फैक्टर तो है ही है। यहाँ पे कुछ और अलग भी है, जैसे कि केडी, केई, आईसीआर और डीएससीआर, 4 हेडिंग अलग है। ठीक है ना, 4 हेडिंग अलग है। तो बस उसमें से हम 3 पढ़ चुके हैं, एक मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं। हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे आईसीआर की, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और वो ये बताता है आपको कि आपके प्रॉफिट्स कितने टाइम्स है आपके इंटरेस्ट के, जो आपको इंटरेस्ट पे करना है उसके कितने गुना आपके प्रॉफिट्स है। ठीक है, लेकिन आईसीआर में कुछ कमी है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में कुछ कमी है। वो कमी किसने पूरी कर दी थी? डीएससीआर। किसने पूरी कर दी थी? वो डीएससीआर ने कमी को पूरी कैसे किया, आज वो ही देखना है। ठीक है, थोड़ा गौर किया हो आपने कि ये जो आईसीआर है, आईसीआर को कैलकुलेट करते वक्त अपन लोगों ने क्या लिया इधर? ईबीआईटी। क्या लिया? ईबीआईटी। हम कह रहे कि हमारा प्रॉफिट कितने टाइम्स है इंटरेस्ट के, लेकिन इसमें से अभी टैक्स तो देना बाकी है। टैक्स तो देना, माने वो 5 टाइम्स आया था। क्या आया था? 5 टाइम्स आया था। मान लिया ऐसा हो, टैक्स देने के बाद ये हमारा 3.5 टाइम्स ही रहे। टैक्स देने के बाद हम तो इसी बहकावे में रहेंगे कि हमारा प्रॉफिट तो 5 टाइम्स है, जबकि एक्चुअल में 5 टाइम्स नहीं था, वो तो 3.5 टाइम्स ही था। क्यों? क्योंकि टैक्स भी तो देना है। आईसीआर ने तो जो कवरेज कराई, जो कैलकुलेशन कराई, वो बिफोर टैक्स कराई। क्या कराई? लेकिन हर बार बिफोर टैक्स कैलकुलेशन करके डिसीजन लेना सही नहीं होगा। हम तो किसके चक्कर में रहेंगे? 5 टाइम्स के चक्कर में रहेंगे। उधर तो वो एक्चुअल में कितना ही है? 3.5 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? अच्छा, आईसीआर, आईसीआर खाली किसकी बात करता है? इंटरेस्ट की बात करता है। किसकी बात करता है? इंटरेस्ट की बात करता है। लेकिन इंटरेस्ट जिस चीज पे आता है, किस पे आता है? इंटरेस्ट किस चीज पे आता है? डिविडेंड पे। एक कह रहा है प्रॉफिट, एक कह रहा है डिविडेंड। इंटरेस्ट कह रहा है कि प्रॉफिट पे आता है, एक कह रहा है इंटरेस्ट डिविडेंड पे आता है। इंटरेस्ट डेट पे आता है। किस पे आता है? और डेट की रीपेमेंट करनी होती है या नहीं करनी होती है? डेट की रीपेमेंट भी करनी होती है। तो तुमने रीपेमेंट को तो काउंट किया ही नहीं और फालतू बकवास कर रहे हैं। भाई तेरे जैसे कि 5 के क्या दे दूंगा मैं? इंटरेस्ट दे दूंगा। और अगर उसने पलट के कह दिया रीपेमेंट कितने बाप करेगा, फिर क्या जवाब दोगे? बोलो ना, रीपेमेंट कितने बाप करेगा, वो भी तो तेरे को ही करनी है। जबकि आईसीआर ने तो उसकी बात की ही नहीं, रीपेमेंट अमाउंट की, जो प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट है उसकी बात तो की ही नहीं। वो कह रहा है आईसीआर की दोस्त मत दिखाइए। ठीक है ना, जैसे ही अगर मैंने क्या लगा दिया इसमें, रीपेमेंट जो तेरे को किस्त देनी है वो लगा दिया ना, ये तेरा प्रॉफिट क्या रह जाएगा? 1 टाइम ही रह जाएगा। क्या रह जाएगा?
और हो सकता है वन टाइम के भी क्या हो जाए, कम हो जाए, और फिर भागा फ्री हो। ठीक है ना, ये आईसीआर के दोस्त मत दिखा। हमें पता है तू आईसीआर पढ़ के आया है, लेकिन डीएससीआर हमने भी पढ़ा है। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ चलो वर्मा जी आप बताओ। इसमें इंटरेस्ट को हमने include नहीं किया। किसमें? ICR। इंटरेस्ट को ही तो किया। हाँ, मतलब इंटरेस्ट को ही रखा है, टैक्स को नहीं रखा। हाँ इसमें टैक्स हमने जो प्रॉफिट्स लिए हैं इसमें हमने टैक्स वो बिफोर टैक्स प्रॉफिट लिए, जबकि टैक्स तो देना होता है। तो बिफोर टैक्स पे ये कह रहा है डीएसटीआर, ये कह रहा है कि बिफोर टैक्स पे क्यों कर रहे हो कैलकुलेशन, आफ्टर टैक्स पे करो ना। किस पे करो? आफ्टर टैक्स पे करो। चलो ठीक है। अच्छा फिर डीएसटीआर और किसकी बात कर रहा है? रीपेमेंट की बात कर रहा है, जो कि आईसीआर बात नहीं कर रहा है। मान लिया अगर इस केस में जो रीपेमेंट है वो 1.5 लाख रुपए की है। कितने की है? 1.5 लाख। जो मेरे को डेट की रीपेमेंट करनी है इस साल जो करनी है वो 1.5 लाख की किस्त करनी है। 1.5 लाख तो रीपेमेंट, 1 लाख का ब्याज, कितने हो गए? 2.5 लाख हो गए। कितने हो गए? 2.5 लाख। और अगर यहीं पे कैलकुलेशन कर लो, अभी मैं डीएससीआर की बात नहीं कर रहा, तो बेस बना रहा हूँ, हल्के हल्के से डीएससीआर के छोटे छोटे कंपोनेंट्स को क्रैक करके बता रहा हूँ आपको। अगर आपको इसी प्रॉफिट से क्या करनी पड़ जाए, कैलकुलेशन करनी पड़ जाए बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, बिफोर टैक्स, तो ये रीपेमेंट लगाते कितने का हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? रीपेमेंट लगाते नीचे वाली जो अमाउंट है जो 1 लाख है वो कितनी हो जाएगी? 2.5 हो जाएगी। और फ्रैक्शन कितना आएगा ओवरऑल? ये 2 आएगा। कितना आएगा? तुम तो खामे खुश हो रहे थे 5 टाइम्स है 5 टाइम्स है, ये तो कितने रहेगी अब। और ये तो बिफोर टैक्स के हिसाब से क्या करिए, कैलकुलेशन करिए। जब ऊपर वाले में से टैक्स जाएगा, ऊपर वाले में से टैक्स जाएगा, तो वो 5 लाख की भी अमाउंट और क्या होगी? कम होगी। माने अगर 30% टैक्स जाएगा तो 3.5 लाख रह गए। कितने रह गए? और नीचे कितने रह गए? 2.5 लाख। बात समझ में आ रही है ना? 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 2 भी नहीं आएगा पूरा। समझ में आ रही है बात? तो एक्चुअल में ट्रू पिक्चर कौन दिखाता है? डीएसटीआर। क्या कौन दिखाता है? डीएसटीआर। डीएसटीआर आपको ये बताता है कि आपके प्रॉफिट्स जो आपके पास कैश में है, ये जो मैंने बोला ना कैश में है, ये तो अभी तक मैंने समझाया नहीं आपको। आपके जो प्रॉफिट्स जो कैश में है, जो कैश में है, बात समझ में आ रही ना? या तो ऐसे बोलो कि कैश में है, या एक्चुअल में, एक्चुअल में कैश फ्लोज बोलो। क्या बोलो? जो कैश फ्लोज है, ठीक है ना, वो आपकी जो रीपेमेंट और इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन है, यानी कि जो फिक्स चार्जेस है आपके, फिक्स चार्जेस, या फिक्स चार्जेस से भी अच्छा शब्द अगर यूज करो तो फिक्स पेमेंट है, फिक्स पेमेंट आपके आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज। प्रॉफिट भी नहीं बोल रहा हूं, अब बहुत अच्छे से बोल रहा हूं, 1 बाय 1 करके रिफाइन कर रहा हूं, ठीक है ना। आपके आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज आपकी फिक्स पेमेंट के कितने टाइम्स है ये बताता है डीएससीआर। क्या बताता है? डीएससीआर, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, कि आप डेट को कितना सर्व कर पाओगे, उसका कवरेज रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। और मुझे पता है तुम्हें मेरी बात खाली 30% समझ में आई है। हाँ बोलो, या उसके ऊपर भी आई है? ज्यादा समझ में आई है? क्या समझ में आया? बस तुम्हें कुछ भी नहीं आया समझ में? वो बच्चा कह रहा कुछ भी समझ में नहीं आया हमें। हाँ जी, और किसको आया समझ में? नहीं आया समझ में? हाँ जी, इधर नहीं आया समझ में, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया। चलो, ऐसा तो होना ही था, क्योंकि मैं तो अभी आपको क्या ही पढ़ा रहा हूँ, टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? रिक्वायरमेंट तो किसकी है? एक न्यूमेरिकल की है। ऐसे कोई ना कल इसे बीच में छोड़ा था टॉपिक को, ये बोल के छोड़ा था कि पूरी क्लास लगेगी। न्यूमेरिकल से समझ में आएगा तो न्यूमेरिकल से ही समझते हैं। हाँ जी, शुरू करें? अभी हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। क्या कमाया है? और ग्रॉस प्रॉफिट कमाया हमने 30 लाख रुपए का। बात समझ में आ रही है? और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से खर्चे घटेंगे। क्या घटेंगे? खर्चे घटेंगे।
मान लिया इसमें से टू अदर एक्सपेंसेस में सारे डाल दूं, मतलब अदर एक्सपेंसेस वो कितने के हैं, 5 लाख रुपए के हैं। कितने के हैं, 5 लाख रुपए के। बात समझ में आई बच्चों? तो ये आपका बच जाएगा क्या, बाय ईबीआईटी। क्या बच जाएगा, सॉरी टू ईबीआईटी। प्रॉफिट आएगा ना, भी तो लॉस तो वो ही नहीं है। टू ईबीआईटी 25 लाख। हाँ जी, इतनी बात समझ में आई। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसी अर्निंग जिसमें से अभी इंटरेस्ट देना बाकी है और टैक्स देना बाकी है, बाकी खर्चे घट गए, जो आपके पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, सैलरी वैलरी, जो इनडायरेक्ट खर्चे थे वो सब घट गए। समझ में आई बात? ईबीआईटी आ गया। क्या आ गया, ईबीआईटी। आईसीआर तो इस ईबीआईटी को ही पकड़ लेता है और कैलकुलेशन करता है। इतनी बात तो समझ में आई होगी जब से आपको कि आईसीआर तो किसको ले लेता है और उससे ही बताता है कितने टाइम से हमारा प्रॉफिट। लेकिन क्या एक्चुअल में इतना ही प्रॉफिट आपके पास रहने वाला है? बिकॉज अभी इसमें से क्या भी तो दोगे आप, इंटरेस्ट भी जाएगा और टैक्स भी जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ बोलो। अच्छा, अब जो इंटरेस्ट है, खैर इंटरेस्ट के लिए तो हम क्या ही कर रहे हैं, कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। वो मैंने क्या बोला तुम्हें समझ में नहीं आएगा अभी, जो मैंने बोला वो भी बाद में समझ में आएगा। लेकिन टैक्स तो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्टी को देना है, तो गवर्नमेंट को देना है। हाँ बोलो ना, तो वो तो इसमें से अभी देना बाकी है। इतनी तो बात समझ में आई होगी आपको कि ये समझ में आया होगा कि ईबीआईटी ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा है। क्या नहीं दिखा रहा है? क्योंकि इसमें से चलो इंटरेस्ट को तो छोड़ो, अभी इंटरेस्ट को तो बाद में समझाऊंगा आपको, टैक्स तो देना बाकी है ना इसमें से। तो क्या तुम्हारे पास 25 लाख रुपए बचेंगे क्या? कम बचेंगे ना। तो जो आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए वो 25 लाख पे करनी चाहिए, आफ्टर टैक्स पे करनी चाहिए, आफ्टर टैक्स पे करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, आफ्टर टैक्स पे करनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अगर ये आपको, अगर इसमें कोई डाउट ना हो तो इसी में एक चीज और ऐड कर दूं आपको। मान लिया बच्चों, जो अदर एक्सपेंसेस है हमारे पास, एक प्लांट, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ क्योंकि मैं सारी चीज एक साथ नहीं डालना चाहता हूँ। सारी चीज एक साथ डाल दी तो फिर मैशअप बन जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि फोकस इधर से उधर कर मत लेना, क्योंकि ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा जो मैं समझा रहा हूँ अगर तुमने थोड़ा भी ध्यान इधर उधर किया। पूरा ध्यान इधर रखना, ठीक है ना? हाँ जी। तो अदर एक्सपेंसेस थे हमारे, वो सैलरी वैलरी की, वो 5 लाख हो गए। 30 लाख हमने ग्रोस प्रॉफिट बनाया था। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया कितना, 25 लाख। कितना आया, 25 लाख। आपके पास अभी फिलहाल तक 25 लाख रुपए बचे हुए हैं, जिसमें से अभी आपने अभी टैक्स नहीं दिया अभी आपने, ठीक है ना? लेकिन अब एक चीज इसमें और ऐड करता हूं स्टेप बाय स्टेप। हमने एक प्लांट भी खरीदा था। क्या खरीदा था, प्लांट। बात समझ में आ रही है? और वो प्लांट का डेप्रिसिएशन था 5 लाख रुपए का। कितने का, 5 लाख रुपए का। इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन के खर्चे को अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। यानी कि तुम जो टैक्स दोगे वो डेप्रिसिएशन का खर्चा डाल के बाद में जो प्रॉफिट बचेंगे वो टैक्स, उस पर टैक्स दोगे। से यस और नो? तो अगर मैं वो 5 लाख रुपए का खर्चा अगर लिख देता हूं टू डेप 5 लाख रुपए, तो ये कितना रह जाएगा, वेरी गुड, कितना रह जाएगा, 20 लाख। मैं जो समझाना चाहता हूं उस पॉइंट पे आना, कितना रह जाएगा? आपकी बुक्स में प्रॉफिट दिख रहा है, ऐसा प्रॉफिट जिसमें से भी आपने टैक्स नहीं दिया। ध्यान से सुनना, मैं आपको एक चीज यहां से ये चीज समझाना चाहता हूं कि प्रॉफिट्स में और कैश फ्लोज में फर्क होता है। कैश इनफ्लोज में और प्रॉफिट्स में फर्क होता है। बुक में प्रॉफिट कितना दिख रहा है, जिसमें से अभी मतलब वो टैक्स वैक्स की बाद में बात करेंगे, कितना दिख रहा है? गले में 25 लाख रुपए पड़े हमारे। मुझे तो आया नहीं समझ में, देखो भाई। हाँ जी, वेरी गुड। डैप के पैसे हमने किसी को दिए हैं। वो तो जस्ट एक अकाउंटिंग एंट्री है, दिखाने के लिए अकाउंटिंग एंट्री है। तो डाली क्यों, डाली क्यों? रुको अभी, वेरी गुड, जिससे कि टैक्स घटाएंगे तो शुरुआत में इसलिए, घटाएंगे तो शुरुआत में इसलिए कि टैक्स कम हो जाए, कि टैक्स क्या हो जाए, और वापस से उसे ऐड बैक कर देंगे।
वापस से उसे उतनी अमाउंट को ऐड बैक कर देंगे ताकि कैश फ्लोज आ जाए। क्या आ जाए? और बेटा प्रॉफिट में और कैश फ्लोज में, कैश फ्लो मतलब इनफ्लो की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रॉफिट्स में और कैश इनफ्लोज में फर्क होता है। बिफोर टैक्स प्रॉफिट तो आपको 20 लाख दिख रहा है, लेकिन बिफोर टैक्स कैश इनफ्लोज आपके पास 25 लाख रुपए है। समझ में आ रही है बात? आईसीआर तो प्रॉफिट की बात करता है, लेकिन डीएससीआर कैश इनफ्लोज की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रॉफिट है 20 लाख का, लेकिन इनफ्लोज एक्चुअल में कितने के हैं? 25 लाख के हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। क्या है? एक नॉन कैश एक्सपेंस है, जो कि किसी को देना डालते इसलिए ताकि टैक्स कम हो जाए, लेकिन वापस से फिर उसे जोड़ देंगे कैश फ्लो निकालने के लिए। बात समझ में आ रही है आपको? अरे हाँ तो बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, अगर आपको इतनी बात समझ में आई हो तो इसमें कुछ और ऐड कर सकता हूं मैं, इसे नीचे थोड़ा एक्सटेंड कर दूं। ये जो ईबीआईटी हमारा 20 लाख रुपए आया, क्या है? ईबीआईटी जो हमारा 20 लाख रुपए आया है, अगर बच्चे लोगों मैं इसमें क्या कर दूं, अभी तो इसमें से इंटरेस्ट नहीं दिया, क्या नहीं दिया? अगर मैं से इसमें से इंटरेस्ट दे दूं, हाँ जी, अगर मैं इसमें से क्या दे दूं? इंटरेस्ट दे दूं, तो ये जो अमाउंट है 20 लाख रुपए की और कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अच्छा, मान लिया मेरा जो इंटरेस्ट था बच्चे लोगों, वो था कितना? 4 लाख रुपए का। कितने का था? 4 लाख रुपए का। तो टू इंटरेस्ट भी डाल दूं, 4 लाख। तो अभी ये जो बचेगा, ये जो बचेगा, ये क्या बचेगा मेरे पास? या एक काम कर लो, इसको अगर ऐसे नहीं समझना चाहते हो तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। ये ईबीआईटी को तो इधर ले आओ, बाय ईबीआईटी बीडी, कितना? 20 लाख। और इसमें से क्या दोगे? इसमें से क्या दोगे? इंटरेस्ट दोगे, टू इंटरेस्ट। और कितने रुपए का? 4 लाख रुपए का। बात समझ में आई? तो ये क्या बचेगा? टू ईबीटी बचेगा। क्या बचेगा? ईबीटी। कितने का बच गया? 16 लाख रुपए का। कितने लाख रुपए का? 16 लाख रुपए का। बात समझ में आती है आपको? ये हो गया आपके 20 लाख और 20 लाख। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अब इसमें से अगर आप वापस से क्या दो, एक चीज और दो, क्या दो? टैक्स, टू टैक्स। लेट सपोज वो कितना है? 3 लाख रुपए है। कितने हैं? 3 लाख रुपए। तो ये क्या बचेगा आपके पास? ईएटी बचेगा, ईएटी, और या इसको हम पीएटी बोल सकते हैं। और वो कितना बचेगा बच्चों? 13 लाख रुपए। कितना बचेगा? 13 लाख रुपए। ये होगा आपके 16 लाख, 16 लाख। हाँ बोलो। ये कैलकुलेशन थोड़ी समझ में आई मैंने क्या किया? क्या हमने 30 लाख रुपए का धंधा बनाया था, जिसमें से कि 5 लाख के हमारे खर्चे लगे, तो और फिर हमने इसमें से डेप्रिसिएशन भी दिया। क्या भी दिया? तो ईबीआईटी आ गया। क्या आ गया? ऐसा प्रॉफिट जिसमें से भी इंटरेस्ट और टैक्स देना बाकी है। नेक्स्ट है, फिर हमने उसमें से क्या दिया? इंटरेस्ट दिया 4 लाख रुपए का। तो कितने बच गए? 16 लाख बच गए। कितने बच गए? फिर 16 लाख में 3 लाख का टैक्स दिया, और हमारे ईएटी या पीएटी बोलो कितना बच गया? 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए। बुक्स में तो प्रॉफिट दिख रहा है 13 लाख रुपए का, इंटरेस्ट भी देने के बाद और टैक्स भी देने के बाद। एक बात तो समझ में आ रही होगी आपको कि एक्चुअल में जो कैश में पड़ा होगा हमारे पास, वो 13 लाख नहीं होगा, 13 लाख से ज्यादा होगा। 13 लाख से क्या होगा? ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 5 लाख।
क्योंकि वो जो तुमने डेप्रिसिएशन घटाया था, वो जो तुमने डेप्रिसिएशन, वो किसी को देना तो है नहीं है, तुम्हारे पास ही पड़ा होगा ना। तो मुझे बताओ, अगर आपको वाकई में बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग करनी है तो पीएटी में आपको डेप्रिसिएशन जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? इस वाली अमाउंट को देखो, इस वाली अमाउंट को पकड़ लो, सारा फोकस इस पे लगाओ। बिल्कुल। तो अगर आपको कैश फ्लोज लेने हैं, क्या लेने हैं? कैश फ्लोज, तो पैट में क्या जोड़ना पड़ेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको डेप्रिसिएशन क्या जोड़ना पड़ेगा? और बेटा डेप्रिसिएशन के जैसे और भी खर्चे होते हैं जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे अमोर्टाइजेशन। कोई तुमने गुडविल का क्या किया हो? अमोर्टाइजेशन किया हो, तो वो भी अगर है क्वेश्चन में, है ना, मैं तो फुल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? फुल कॉन्सेप्ट। तो वो भी ऐड करेंगे नहीं करेंगे? क्योंकि जैसे ये होता है डेप्रिसिएशन, वैसे क्या होता है? अमोर्टाइजेशन होता है। क्या होता है? या गुडविल रिटन ऑफ हो गया, उसके वो गुडविल रिटन ऑफ बोलते हैं ना। तो कोई भी किसी भी प्रकार का नॉन कैश एक्सपेंस है, वो ऊपर घटाते तो है, घटाते तो इसलिए ताकि क्या हो जाए? टैक्स कम हो जाए, और वापस से जोड़ते इसलिए ताकि कैश इनफ्लोज पता चल जाए, प्रॉफिट ना पता चले। प्रॉफिट तो ये है ही है, इसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस इसलिए जोड़ते हैं ताकि कैश फ्लोज पता चल जाए, क्योंकि एक्चुअल में जो आपके पास पैसा है कैश में, मेरा यहाँ पे कैश से मतलब है कि जो आपके पास आज के टाइम पे है या होगा। जो आज के टाइम पे मैं पूछ नहीं रहा हूं तुम्हारे से, दोनों बता रहा हूं मैं। जो आज के टाइम या तो पड़ा हो आपके पास या होगा। ऐसा मैंने क्यों बोला, ये बताऊं या समझेगा तुम्हें? बताऊं? या तो अगर हमने सारा का सारा कैश में बेचा होगा तो सारा का सारा पैसा आज ही पड़ा होगा हमारे पास, और जो अगर हमने कुछ उधार बेचा होगा तो कुछ दिनों के बाद आ जाएगा, लेकिन वो है तो इनफ्लो है ना हमारे वे, होंगे तो हमें एक बार के लिए सोच लो, वो बैड डेट कुछ नहीं हो रही, वो अलग कहानी है। समझ में आ रही ना बात? तो वो चीज है, कहने का मतलब है हमें कैश इनफ्लोज लेने हैं कि कितने कैश इनफ्लोज हमारे को आएंगे। हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ना, तो हम ये देख रहे हैं कितने कैश फ्लोज आएंगे। तो पैट में क्या जोड़ दिया हमने? डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, और अमोर्टाइजेशन या किसी प्रकार का क्या है? अमोर्टाइजेशन है। अमोर्टाइजेशन तो समझते हो, जब किसी इंटेंजिबल एसेट को आप उसे राइट ऑफ करते हो, या कई बार स्पेसिफिकली ऐसे बोलता है गुडविल रिटन ऑफ। क्या बोलता है? और लिख देता हूं प्लस के बजाय, और गुडविल रिटन ऑफ। इन सब की खास बात क्या है बच्चे लोगों? कि ये जो सारे हैं, वेरी गुड, ये सब क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस है। क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो किसी को देने नहीं है। बच्चों को अक्सर ये समझ में नहीं आता कि जैसे मैंने ये बताया कि नमन भैया तुम पगला गए, सुबह सुबह पगला इसलिए गए, पहले तो डेप्रिसिएशन को घटाया और फिर बाद में क्या कर दिया? इधर डेप्रिसिएशन को ये क्या किया आपने? जोड़ दिया। पागलपंती नहीं करी बिना फालतू में, एक बार घटाया एक बार जोड़ा, एक बार घटाया एक बार जोड़ा। बेटा जिस स्टेज पे हम खड़े हैं इस स्टेज पे आकर के पागलपंती करेंगे क्या? तुम बताओ। अगर मैं यहाँ पे भी आके मतलब चलो कहीं और पागलपंती करता हूँ तो उसका तो चलो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन अगर इधर भी आकर के पागलपंती करूंगा तो इधर का जवाब कहाँ पे दूंगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो ऊपर भी क्योंकि भाई तुमने मेरे ऊपर भरोसा किया है। क्या किया है? भरोसा किया है, ठीक है ना। तो मैं इधर आकर के ऐसे तुम्हारी जर्नी यहां से तुम अपना पाथ डिसाइड करोगे। क्या डिसाइड करोगे? और अगर मैंने उसमें कुछ कमी कर दी और जिसकी वजह से तुमने गलत डिसीजन ले लिया, तो शायद डिसीजन तुमने तो गलत लिया होगा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें क्या किया, इधर आकर के मैंने गलती की जिसकी वजह से तुम क्या हो गए, तुम्हारी लाइफ को क्या हुआ? इम्पैक्ट पड़ा। समझ में आ रही ना बात? तो इधर ऐसा नहीं है यार कि पहले हमने डेप्रिसिएशन को घटाया वापस से जोड़ दिया तो ये फालतू का काम है। और कोई बच्चे को अगर फिर भी ऐसा लगता है, अभी रियलाइज करा देता हूं कि फालतू का काम किया है। माने एक बच्चा कह रहा है कि पहले घटाया बाद में जोड़ा, तो कोई फालतू का काम किया है, हम तो करेंगे नहीं काम, ठीक है भूल जाओ डेप्रिसिएशन को। 30 लाख रुपए बनाए, 5 लाख का खर्चा, डेप ना होता ये ईबीआईटी कितने का आता? 25 का आता। 25 में से क्या देते तुम? 4 लाख का
इंटरेस्ट देते, क्या देते, इंटरेस्ट देते, तो कितना बचता ये ईबीटी, कितना बचता, 21 बचता, कितना बचता, 21 में से मान लिया ये 3 लाख का ही क्या देते, टैक्स देते, कितना देते, टैक्स देते। हाँ बोलो, तो कितना बचा, 18। हाँ बोलो, लेकिन 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 अब तुम बोलोगे नमन भैया ये तो वही आई अमाउंट, मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक किया, अब बता रहा हूँ। वो टैक्स जो है ना, टैक्स, वो टैक्स इतना नहीं लगेगा ना। पहले तो टैक्स कितने पे लग रहा था, इस पे लग रहा था 16 लाख रुपए पे, 16 लाख रुपए पे 3 लाख रुपए लग रहा था। अभी मेरे जो मैंने दूसरे वाले केस में जो बताया इधर 16 लाख की अमाउंट कितनी आई थी, वो 21 लाख आई थी, कितनी आई थी, तो क्या 21 लाख पे भी उतना टैक्स लगेगा, उस पे क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। मान लिया 21 लाख पे कितना लगा, 6 के आसपास लगेगा, 6 के मोटे मोटे तौर पे 6 लाख पकड़ लेते हैं। बिल्कुल सारे बच्चों को पता है, मैंने 30% को राउंड ऑफ किया है, ठीक है ना। उधर वो 16 लाख का 3 बीस आता, तो मैंने 3 लाख पकड़ा है उसे। अभी उसका 21 लाख का अगर 30% निकालेंगे तो राउंड ऑफ करके 6 लाख आएगा। तो देखो 21 में से आप क्या करो, वो जो 21 आया आपका, उधर अमाउंट कितनी बची थी, 21 में से कितने घटाएंगे आप, 6 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 15। इसमें कैश फ्लो कितने आ रहे हैं, 18। कैश फ्लो, वो तुमने बोला वहां पे, अब वहां पे तो डेप्रिसिएशन ऐड बैक नहीं करना ना वापस से, वहां तो बस तुमने बोला कि छोड़ो, ना तो घटाओ ना जोड़ो। तो वहां तो कैश फ्लो कितने आ गए सीधे आपके पास, 15 लाख रुपए, कितने आ गए। और हमारे केस में कितने आ रहे हैं, यहाँ प्रॉफिट 13 बच के भी, 13 बच के भी, क्योंकि डैप क्या होगा इसमें, ऐड होगा, घटाया हुआ शुरू में, वो 13 में 5 जुड़ के भी 18 बन गए, 3 लाख का फर्क आ गया कि नहीं आया। ये सारा फर्क कहाँ पे आया, टैक्स के तो फर्क आया, वो जो 3 लाख रुपए का है। पहले टैक्स हमारा बन रहा था 3 लाख रुपए का, अभी टैक्स बन रहा है 6 लाख रुपए का। समझ में आ रही है बात। तो इसमें कहने का मकसद ये है कि जो आपके आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है वो लेंगे हम, लेकिन आफ्टर टैक्स प्रॉफिट एज इट इज नहीं लेंगे, उन्हें कैश इनफ्लोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कैश इनफ्लोज। और उसमें क्या जोड़ेंगे, कोई भी किसी भी प्रकार का, अगर किसी भी प्रकार का, खाली आधे लोग सोचते हैं कि डेप्रिसिएशन जोड़ना होता है खाली, वो तो बुक में तुम्हारी लिखा है उन्होंने कि खाली डेप्रिसिएशन, क्योंकि एग्जाम में पहली बात तो अगर ये आएगा तो एग्जाम में 90% जनता तो फैलने वाली है, और मैं तो कह रहा हूँ 95% जनता फैलने वाली है, कोई नहीं लिख के आएगा ऐसे। कोई रट के लिख के आए तो बात अलग है कि जिसकी वो क्रैमिंग की पावर बहुत अच्छी है, रट के डीएससीआर का फॉर्मूला लिख के आ जाए, लेकिन समझ के तो 95% से भी ज्यादा कोई नहीं समझ के लिख के आएगा ऐसे, क्योंकि उन्हें ये पता है कि बस डेप्रिसिएशन लिखा था वो, और एक थोड़ा सा भी उसने क्वेश्चन ने ट्विस्ट कर दिया ना, अमोर्टाइजेशन की अमाउंट दे दी, गुडविल रिटर्न ऑफ दे दिया मान लिया, और निकलवाने बोल दिया आपको डीएससीआर निकाल के दिखाओ, पहली बात तो बोलेंगे भाई अकाउंट्स का क्वेश्चन इधर क्या कर रहा है, ठीक है ना, ये तो आउट ऑफ बॉक्स पेपर है, ये तो बाहर का क्वेश्चन था, कोई यहाँ का था ही नहीं। और उसमें भी अगर अमोर्टाइजेशन और गुडविल रिटर्न ऑफ दे दिया तो बस फैल ही जाना, जो रट के भी आया होगा ना वो भी फैल ही जाना है, बिकॉज खाली डैप ही एड बैक नहीं करना होता है। अगर कोई अमोर्टाइजेशन किसी भी प्रकार का है, गुडविल रिटर्न ऑफ या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ वो भी है ना, अगर वो भी इसमें क्या करने होंगे, एड बैक, फॉर्मूले में नहीं लिखे है, इसमें करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये है नॉन कैश, आपको कैश इनफ्लोज निकालने, क्या निकालने हैं, वो जो मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले भी रियलाइज कराया कि जो बुक्स में प्रॉफिट पड़ा हुआ है, जो कैश में होगा हमारे पास या है या होगा, वो ज्यादा होगा, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंसेस की वजह से। समझ में आ रही है ना, तो ऐड बैक करने पड़ेंगे, क्या करने, हाँ वो तो, अब जो तुमने प्रीमियम दिया, तुम बताओ, वो जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम कोई खर्चा होता है, हाँ जी, और पहली बात वो नॉन कैश नहीं है, क्या नहीं है, जो प्रीमियम दोगे वो तो एक्चुअल में देना ही पड़ेगा ना, वो तो देना ही पड़ेगा ना, तो वो बात है। लॉस ऑन सेल ऑफ, तो वो तो लॉस हुआ है, हुआ नहीं है लॉस तुम्हें, वो मशीनरी की वैल्यू ज्यादा थी और वो क्या हो गई, बिकी कम में। समझ में आ रही ना बात, वो सब नहीं, ये जो नॉन कैश जो किसी को देने नहीं है, जो किसी को देने नहीं है, वो चीजें क्या होगी इसमें, एड बैक होगी। समझ में आई बात। अच्छा अब एक बात बताओ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमने नॉन कैश एक्सपेंसेस जोड़ लिए, क्या जोड़ लिए, लेकिन इसमें से इंटरेस्ट घटा हुआ है, इसमें से इंटरेस्ट घटा हुआ है कि नहीं है। फॉर्मूला में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट को भी वो क्या करवा रहा है, एड बैक करवा रहा है, क्या करवा रहा है, इंटरेस्ट को भी वो क्या करवा रहा है बच्चों, एड बैक करवा रहा है, प्लस इंटरेस्ट।
मैं दिखा देता हूं तुम्हें फॉर्मूला। ये देखो, DSCR का फॉर्मूला क्या लिखा है, पैट लिखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ये तो मैं समझा चुका हूं, डेप्रिसिएशन की डैप क्यों जोड़ा हमने, और प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, इसमें सब कवर कर लिया हमने, वो जो मैंने एग्जांपल भी देके बताया आपको। मुझे लगता है आपको इस वाले फॉर्मूले का एक तो ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन समझ में आ चुका है। मुझे बस ये समझाओ पहले, मतलब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं तो बाद में बताऊंगा अगर नहीं बताओगे, इंटरेस्ट क्यों जोड़ा, जबकि इंटरेस्ट तो नॉन कैश एक्सपेंस भी नहीं है। मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि अपने को ये इंटरेस्ट भी जोड़ना है। पूरे DSCR को पार्ट पार्ट में समझा रहा हूं, तोड़ तोड़ के। अभी न्यूमरेटर समझा रहा हूं, न्यूमरेटर में बस एक चीज रहती है, इंटरेस्ट को समझाना। नॉन ऑपरेटिंग है, हाँ हो सकता है टेक्निकल आंसर है थोड़ा ये, अच्छा नॉन टेक्निकल। लेकिन एक बात बताऊं, मतलब नॉन ऑपरेटिंग तुमने बोला तो बस तुम्हें इसकी फील ही आ रही है कि हाँ नॉन ऑपरेटिंग है, इसलिए इसमें क्या किया, एड बैक किया। अगर मैं तुम्हारे से पूछने लग जाऊं ना, मैं समझ गया क्योंकि तुम कैश फ्लो पढ़ के आए हो, दैट्स व्हाई तुमने बोला कि ये आपका नॉन ऑपरेटिंग है, तो दैट्स व्हाई। अगर मैं इसको लॉजिक पूछने लग जाऊं तो तुम फैल जाओगे अभी। क्या क्या, इसीलिए मैंने प्रीमियम भी बोला था। जो तुमने अभी बोले ना, प्रीमियम बोला, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये तुमने उसी लॉजिक से बोले, और वो लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमें कैश इनफ्लोज निकालने, क्या निकालने हैं वहां पे। वो जो तुम लॉजिक लगा रहे हो वो ऑपरेटिंग के, हमें कैश इनफ्लोज निकालने, खाली ऑपरेटिंग के कैश इनफ्लोज, खाली ऑपरेटिंग के। यहाँ पे ओवरऑल निकाल रहे हैं हम, ओवरऑल, तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ये बात समझ में आई होगी तुम्हें। ये तो टेक्निकल वाला हो गया। हाँ, वो भी टैक्स को क्या करता है, सेव करता है। वेरी गुड, एक रीजन है, एक पोर्शन है। इंटरेस्ट को हमने पहले घटाया इसलिए था कि क्योंकि वो भी क्या करता है, टैक्स को सेव करता है ना। अब घटाना तो समझ में आता है, तुमने एक पोर्शन तो बता दिया उसका, घटाना तो समझ में आता है बिकॉज टैक्स सेव करता है। एड बैक क्यों किया, एड बैक क्यों किया, लेकिन ये नॉन कैश था ना भाई, डेप्रिसिएशन तुमने घटाया है ना, क्यों, क्योंकि वो टैक्स सेव करेगा आपका। समझ में आती है बात। उसे तुमने वापस से एड बैक किया, क्यों एड बैक किया, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंसेस है, किसी को देना नहीं है। समझ में आती है बात, दो पहलू चल रहे हैं। आज आते हैं इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट तुमने घटाया, क्यों घटाया, बिकॉज वो टैक्स सेव करेगा। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं जैसे कि आपने बोला है। लेकिन जोड़ा क्यों इसे वापस से, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस भी नहीं है, तो कैश एक्सपेंस है। जो ब्याज जिसको देना है वो तो लेके जाएगा ना, अपना ब्याज है वो छोड़ के चला जाएगा। ये जस्ट अकाउंटिंग एंट्री कोई ना है। इंटरेस्ट मैंने तुम्हारे से लोन ले रखा है, तुम अपना ब्याज बस ऐसे, मैंने अपने उसमें बुक्स में डाल दिया इंटरेस्ट, तुम लेके नहीं जाने की अपना ब्याज, छोड़ दोगे। और डेप्रिसिएशन किसी को देना होता है, वो तो देना नहीं होता, इसलिए वो एड बैक किया। लेकिन इंटरेस्ट मुझे बताओ, ये तो देना है ना, फिर भी क्यों ऐड किया, फिर भी क्यों ऐड किया। जो हमने इन्वेस्ट करा था वो ज्यादा पे करना होगा। जो इंटरेस्ट हमने, दोनों सेम अमाउंट रहेगी, जो घटाया वही जोड़ना है। हाँ जी, सोचो क्यों ऐड किया होगा हमने, इसका एक बहुत अच्छा सा लॉजिक है। 1 मिनट का समय दे रहा हूं आपको, उससे ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा। सोचो क्यों ऐड किया है। हाँ के ना, ना, चलो सुनो, इसे बेटा इसलिए ऐड बैक किया है, पैट और डैप वगैरह या नॉन कैश एक्सपेंसेस को जोड़ करके आपके पास 18 लाख आए। कितने आए, 18 लाख आए। कितने आए,
उन 18 लाख में से इंटरेस्ट घटा हुआ है या नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, ये सबसे ज्यादा टेक्निकल ये है, ध्यान से सुनो। पैट आया 13 लाख रुपए का और उसमें आपने डेप जोड़ा, तो कैश इनफ्लोज आए आपके पास कितने, 18 लाख के। ये 18 लाख में से डेप्रिसिएशन घटा, ओ सॉरी, इंटरेस्ट घटा हुआ है कि नहीं घटा हुआ है? बेटा घटा हुआ है। कैसे बोल सकते हो आप नहीं घटा हुआ है? ये 4 लाख रुपए का घटाया तो है इधर, नहीं घटाया हुआ है भाई। पैट तो जब भी आया ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जब इंटरेस्ट हमने घटाया है उसमें से इंटरेस्ट भी चला गया और टैक्स भी चला गया। हाँ बोलो ना। अच्छा, डीएससीआर ये बता रहा है, अब सुनो डीएससीआर का मीनिंग अब बता रहा हूं। अभी तो मैंने इसका न्यूमरेटर समझाया था और न्यूमरेटर में इंटरेस्ट रहता है। इंटरेस्ट को समझाने के लिए अब डीएससीआर का मीनिंग समझाना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा इंटरेस्ट क्यों जोड़ा। डीएससीआर ये कहता है कि आपके कैश इनफ्लोज कितने टाइम्स है, आपके कैश इनफ्लोज कितने टाइम्स है जितनी आपको फिक्स पेमेंट करनी है। फिक्स पेमेंट जो भी करनी है आपको, प्रिंसिपल अमाउंट की, या प्रेफरेंस का डिविडेंड देना है, या इंटरेस्ट देना है आपको, उसके कितने गुना आपके कैश इनफ्लोज है, ये बताता है डीएससीआर। क्या बताता है? डीएससीआर ये बताता है कि जितनी आपको पेमेंट करनी है फिक्स, उसके कितने टाइम्स आपके क्या है, कैश इनफ्लोज है। प्रॉफिट नहीं है, कैश इनफ्लोज है। समझ में आती है बात? अच्छा, मान लिया आपने उसमें से ऐसे केवल ये लिया, पैड प्लस डैप लिया, यानी कि इंटरेस्ट घटा के लिया तुमने। क्या लिया? इंटरेस्ट घटा के लिया। तो इस कैलकुलेशन करने का मतलब ही क्या रह जाता है फिर? तो वो जो तुम्हारे प्रॉफिट आए वो ऑलरेडी घटे हुए इंटरेस्ट में, मतलब वो इंटरेस्ट घटा के आए ना, तो तुम्हें वो बिफोर इंटरेस्ट लेना चाहिए या आफ्टर इंटरेस्ट लेना चाहिए? एक तो ये है, मेरे यहाँ पे इंटरेस्ट कितने का था, 3 का था, 4 लाख रुपए का था, 4 लाख रुपए का था। एक तो मैं ये चेक करूं कि मेरे प्रॉफिट इतने आए हैं, मेरे कैश फ्लोज इतने आए हैं कि वो है 18 लाख। कितने हैं? 18 लाख। अब मेरे को ये चेक करना है कि जितनी मेरे को पेमेंट करनी है मैं कितने टाइम कर सकता हूं। मान लिया मेरे को क्या करना है, मेरे को फिक्स पेमेंट देनी है 6 लाख रुपए की। कितने की देनी है? तो एक तो मैं ये बोलूं कि ये कितना है, 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स है? एक अभी मैंने इंटरेस्ट दिया नहीं है, अभी इंटरेस्ट मैंने दिया नहीं है, तो मेरे को ये जो कैलकुलेशन है वो जब चेक करनी चाहिए, इंटरेस्ट देने से पहले चेक करनी चाहिए कैलकुलेशन, या इंटरेस्ट देने के बाद ये कैलकुलेशन चेक करनी चाहिए? इंटरेस्ट देने के पहले चेक करनी चाहिए भाई, तभी तो पता पड़ेगा कि इसमें से ये मेरा प्रॉफिट इतना है बिफोर इंटरेस्ट, कैश इनफ्लो मेरे बिफोर इंटरेस्ट इतने हैं कि इतने टाइम्स में क्या कर दूंगा, फिक्स पेमेंट कर दूंगा। इंटरेस्ट घटा के नहीं देखना चाहिए, वो इंटरेस्ट जोड़ के देखनी चाहिए। इंटरेस्ट जोड़ने का लॉजिक ये है कि बिफोर इंटरेस्ट वाले में से तो देखोगे भाई इतना बनाया है पैसा, इतना पैसा आया है मेरे पास, इसमें से इतनी बार दे दूंगा। या घटाने के बाद देखोगे वो चीज, घटाने के बाद तो नहीं देखोगे ना वो उसको। अच्छा नमन भैया, जब आप बिफोर वाले में से देखोगे कि जो बिफोर इंटरेस्ट है उसमें से देखोगे तो फिर ऊपर घटाया क्यों था? सवाल है नहीं, पूछ रहा हूं तुम्हारे से। जब हमें बिफोर वाले में से देखना था, बिफोर मतलब इंटरेस्ट को ऐड बैक करना ही था, बिफोर इंटरेस्ट वाले कैश इनफ्लोज देखने थे हमें, तो फिर ऊपर इंटरेस्ट घटाया ही क्यों था? अरे यार, फिर वही वाली बात, टैक्स भी तो सेव करना था भाई, क्या भी तो सेव करना था, तो इसलिए तो घटाया था उसे। यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं कर रहे कि ये नॉन कैश है, ऐड इसलिए नहीं कर रहे नॉन कैश है, ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग हमें करनी है वो बिफोर इंटरेस्ट वाले कैश इनफ्लोज में से तो देखेंगे कि भाई 22 लाख रुपए मेरे पास मैंने कैश इनफ्लोज बनाए, क्या बनाए हैं, अब इसमें से इतना मेरे को वो करनी है, रिपेमेंट करनी है, इंटरेस्ट देना है, फिक्स डिविडेंड देना है, प्रेफरेंस का डिविडेंड देना है। तो मेरे जो कैश इनफ्लोज है ना, वो इंटरेस्ट वगैरह देने से पहले, है ना, वो मेरे इतने टाइम्स है, ना कि इंटरेस्ट को घटाने के बाद। अच्छा नमन भैया, तुम ये बोल रहे हो कि जो फिक्स पेमेंट जो हमें करनी है उससे पहले देखना है हमें, ये क्या देखना है भाई? तभी तो देखोगे ना। तुम हाँ बोल रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा गैप रह गया। तुम मेरे पास आए, मैंने तुम्हारे से लोन ले रखा है, ठीक है ना, मैं कह रहा हूं कि मेरे कैश इनफ्लोज 3 टाइम्स है,
जितनी मेरे को फिक्स पेमेंट करनी है, मैंने इंटरेस्ट भी घटा दिया। क्या भी घटा दिया? तुम कह रहे हो पागल हो गए नमन भैया। भाई घटाने के बाद में क्यों देख रहे हो? इंटरेस्ट को जोड़ के तब देखो ना, क्योंकि इंटरेस्ट भी तो इसे देना है। तुम जब भी तो पता लगा पाओगे। जो तुम 3 टाइम्स बोल रहे हो, ये 3 टाइम्स नहीं है। मान लिया मैं एक दूसरा कोई इससे अलग कोई दूसरा एग्जांपल बताऊं, ये 4 टाइम्स है। कितने? घटा के जब बचेंगे तुम्हारे पास तो 3 टाइम्स है, लेकिन तुम तो देने से पहले देख रहे हो ना। तुम्हें मेरे को धौस दिखानी है। क्या दिखानी है? अबे 4 बार दे दूंगा, मतलब तो तुम अपने आप से क्या बोल रहे हो? 3 बार दूंगा। एक्चुअल में होना क्या चाहिए? वो 4 बार, क्योंकि वो 3 बार तो कब आएगा? देने के, इंटरेस्ट देने के बाद। और मेरे को कैलकुलेशन देने के बाद करनी है, देने से पहले करनी है? देने से पहले, तभी तो फायदा होगा। बात समझ में आ रही है? दैट्स वाई बच्चों उसमें इंटरेस्ट जोड़ा। अब ध्यान से सुनो, डीएससीआर का फॉर्मूला होता है, मैंने बिल्कुल भी अभी तक एक भी बार नहीं बोला कि डीएससीआर का ये फॉर्मूला होता है। पहले न्यूमरेटर समझा दिया, डेनोमिनेटर तो अभी समझाना बाकी है। अभी कुछ और भी क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता कि इसमें तुमने कितने नोटिंग किए कितने नहीं किए, लेकिन इसमें से कम 7-8 मैंने आपको डाउट सोल्व कराए हैं। अभी वो मैं उसे रिफाइन करके दोबारा से बताऊंगा। वो मतलब एक स्टेटमेंट बना के दूंगा प्रॉपर, वो तो थोड़ा समझाने के लिए था। अब उसे नटशेल में करके बताऊंगा ताकि आप नोटिंग कर सको। पैट क्यों लिया मैंने ये बताया आपको। पहले अगर ऊपर की बात करूं, डीएससीआर का न्यूमरेटर क्या होता है? पैट प्लस डेप प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ प्लस इंटरेस्ट। हाँ बोलो ना, ये 4 आइटम हम जोड़ते हैं इसमें। हालांकि डेप भी क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस है। तो अगर मैं खाली ये बोलूं पैट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट तो भी चलेगा, लेकिन क्योंकि आम जिंदगी में डेप्रिसिएशन होते हैं तो थोड़ा सा उसको अलग करके लिख रहे हैं ताकि उस पर तुम्हारा ज्यादा फोकस जाए, है ना। फिर बाकी के जो पिद्दी होते हैं, है ना, उनको सबको किस में डाल दिया? नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ में। मुझे बताओ डीएससीआर का न्यूमरेटर समझ में आया क्या? पैट प्लस डेप प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ प्लस इंटरेस्ट, या थोड़ा जैसे उधर लिखा है उधर थोड़ा सीक्वेंस में लिखा है, पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ। इसमें मैंने क्या बताया आपको? पैट क्यों लेते हैं? चलो जी ग्रंथ बताओ बाबू आप कि क्यों लेते हैं पैट। ईबीआईटी क्यों नहीं लेते हम? जैसे आईसीआर में लेते थे ना, तो मैंने सबसे शुरू में बताया था, बेसिक चीज है। जो पैट इसलिए लेते हैं इसमें क्योंकि ईपीआईटी अगर लेंगे तो उसमें हाँ टैक्स और जो हमारा इंटरेस्ट है वो सेव नहीं होगा। हाँ, वो मतलब हमने वहां पे ना चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिया है। बिल्कुल सही बात है। देखो एक साथ शब्द निकले हैं जब चीजें समझ में आती है कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के देखा है, और कई बार हमारी हालत खस्ता हो सकती है और आईसीआर के बेसिस पे हम हवा में उड़े फिर रहे आईसीआर की हेल्प से। अरे तेरे भाई के पास इतना पैसा है, हाले टैक्स नहीं देना अभी। हाँ बोलो ना, टैक्स भी तो देना है, बाकी डेप्रिसिएशन वगैरह उसका भी तो एडजस्टमेंट करना है। तो आईसीआर की हेल्प से आप हवा में उड़े फिरोगे, जबकि डीएससीआर आपको धरती पे लेके आएगा। वो आपको जमीनी हकीकत दिखा रहा है। यही तो कमी थी किसमें? आईसीआर में। इतनी बात वो जो 2 बुलेट थे मैं कल नहीं समझा सकता था आपको, क्योंकि टाइम हो गया था क्लास का। ठीक है ना, वो ही कमी इसने डीएससीआर ने, जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी डीएससीआर के आने से पूरी हुई थी। आईसीआर ऐसा बोल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आईसीआर ऐसा बोल रहा है। हाँ समझ में आ रही है बात? हाँ जी। तो पैट समझ में आया, पैट क्यों लिया? ये डैप क्यों जोड़ा? नहीं ऐसे नहीं। हाँ ठीक है, ये मतलब जोड़ा क्यों? घटाया इसलिए था ऊपर, और जोड़ा इसलिए क्योंकि नॉन कैश है। अच्छा फिर वो नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ जो भी बाकी सब पिद्दी बचे, वो घटाए इसलिए थे टैक्स कम हो जाए, जोड़े इसलिए ताकि, क्योंकि ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, हमारे पास तो है, किसी को देने नहीं है। अब आते हैं इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट घटाया क्यों होता? ताकि टैक्स सेव हो जाए। ये तो नॉन कैश एक्सपेंस भी नहीं है, तो इसे जोड़ा क्यों? क्योंकि जो डिसीजन जो हमें लेना है वो बिफोर टैक्स लेना है, ना कि आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स में बताएंगे इतना कमाया तेरे भाई ने, कैश इनफ्लो तेरे भाई के इतने हैं, इसमें से इतनी बार क्या कर सकते हैं? फिक्स रीपेमेंट कर सकते हैं, फिक्स पेमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या किया? उसे ऐड बैक किया। बात समझ में आ रही है? अभी पिक्चर बाकी है दोस्त। डीएससीआर, हाँ
अब वो फिक्स चार्ज क्या है? एक तो रीपेमेंट है। क्या है? मैं फिक्स चार्ज क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो देना ही देना है। फिक्स चार्ज का मतलब है नीचे जो डेनोमिनेटर है ना, अगर बस मैं एक ही उसमें शब्द में बोलूं, एक ही स्टेटमेंट में बोलूं, जो देना ही देना है, जिसमें कोई क्या नहीं है, कोई आपकी ऐसी डिस्क्रिशन नहीं है, ये तो आपको ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर। एक तो क्या देना ही देना है, एक सेकंड, क्या ही देना है, क्या देना ही देना है? जो एक्चुअल अमाउंट प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। इंटरेस्ट वेरी गुड। प्लस इंटरेस्ट, क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। प्लस डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी, अगर कोई हुआ तो। ये फिक्स चार्जेस है आपके। क्या है? फिक्स चार्जेस है। ये आपको जो आपने लोन वगैरह उठाया है, या तो वो उसकी प्रिंसिपल है, या उस पे जो जाने वाला ब्याज या डिविडेंड है। डिविडेंड जो फिक्स जाएगा, फिक्स तो किस पे ही होता है खाली? ए छपरी लोगों, ध्यान रखना, यहाँ पे इक्विटी का डिविडेंड मत लिख देना। हाँ, खाली किसका? प्रेफरेंस का। हाँ, वो तो मर्जी होता है। वो अगर देंगे भी ना तो भी नहीं लिखेंगे, तो भी नहीं लिखेंगे। समझ में आया? क्योंकि वो ऑप्शनल होता है। केवल फिक्स चार्जेस लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? फिक्स चार्जेस। समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसका मतलब समझा देता हूं फाइनली, और फिर एक सवाल पूछता हूं, वो मैंने होल्ड करके रखा है तुम्हारे लिए। ठीक है? डीएसपीआर ये बताता है कि आपके कैश इनफ्लोज के ऊपर इतना भारी भरकम जो फॉर्मूला लिखा है ना, इसको अगर मैं रैप कर दूं तो ये है कैश इनफ्लोज। आपके कैश इनफ्लोज आपकी फिक्स पेमेंट से, जो डेनोमिनेटर है ये है फिक्स पेमेंट। क्या है? फिक्स पेमेंट। फिक्स पेमेंट्स, आपके कैश इनफ्लोज फिक्स पेमेंट्स के कितने टाइम्स है? जैन साहब आज की क्लास में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते, बिकॉज कल की क्लास मिसिंग है। हमने वो भेजी अभी नहीं है, अपलोड तो हो चुकी है लेकिन आपको भेजी नहीं है हमने, लेट हो गया था रात। अब मैं तुम्हारा वो मैसेज देख लेता तो मैं भूल जाता। ठीक है ना? अभी वो पड़ा हुआ है मैसेज, तो इसका मतलब मुझे इसका रिप्लाई करना है। देख तो लिया हमने आपका मैसेज को कि क्लास मांगी है आपने, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आज देखेंगे आप? हाँ, ठीक है ना? और क्योंकि अभी भी क्लास में तुम्हें कितना समझ में आया, ईमानदार से बताना बस, है ना? पुरानी क्लास देखना और आज की क्लास फिर ये देखना, और स्किप मत करना। जिंदगी में बहुत काम में आएगी, बिजनेस में बहुत काम में आएगी ये चीज, आज की और कल की क्लास। ठीक है ना? अगर आपको याद हो बच्चों, मैंने एक बार शुरू में ये बोला था कि एंड तक आते आते क्लास में मलाई बचेगी, है ना? बहुत सारे बच्चे आना बंद कर देंगे, और आप तुम देख रहे हो आज उसका इम्पैक्ट दिख रहा है मुझे क्लास में, कि बस कुछ ही बच्चे, है ना, जो अभी आके ना एंड पे आके दम तोड़ देंगे। वो कहीं ना कहीं दम, अब जो यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे आ रहे होंगे कि जिन्हें ठीक ठाक नंबर, उन्हें डर लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, तो वो ठीक ठाक नंबर से पास होंगे, और जिनको लग रहा था कि नहीं हम एवरेज रह जाएंगे, तो वो अपने आप को स्केल अप करके वो 90 से ऊपर वाली रेंज में लेके जाएंगे। और जो इस टाइम पे दम तोड़ेंगे, बस वो दम तोड़े ही है। ये हमने शुरू में बोला था और आज आप देख रहे हो। खैर, आप आ रहे हो, आप में से भी अभी कम होंगे, होंगे, आप कह रहे हो लेकिन होंगे। फिलहाल कोई बात नहीं। मैं फाइनली इतना बड़ा है जो डीएसपीआर का, अगर मैं अभी बोलूं बच्चों, जो चीज मेरे को और टीचरों के हिसाब से अभी बोलना चाहिए था, मतलब जो मेरे को शुरू में बोलना चाहिए था, वो मैं अभी बोलता हूँ। डीएसपीआर का फॉर्मूला बच्चों, चलो आज बच्चों हम ना डीएसपीआर पढ़ते, क्या पढ़ते? और बच्चों डीएसपीआर का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ डिवाइडेड बाय रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी। ज्यादा नहीं, 50-60% आया समझ में? अब मैं बता, जो मैंने समझाया तुम्हें अभी नहीं, जो मैंने शुरू से समझाया, समझ में? 50-60% कहां पे कमी है? अरे मैं ये वाली बात नहीं कर रहा हूं जो मैंने अभी फॉर्मूला बोला,
जितना मैं शुरू से समझा रहा हूँ, मैं खाली फॉर्मूला बोल करके आपको ये नहीं पूछ रहा 50-60% समझ में आएगा तो जैसे बाकी लोग पूछते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो क्या हुए, ऐसे नहीं भैया, जिंदगी लगानी पड़ती है तब, ठीक है ना। आधे लोगों को तो इतनी बात भी हजम नहीं होगी कि तुमने 1-1.25 घंटे की क्लास में एक फॉर्मूला समझा है, आधे लोगों को तो ये भी हजम नहीं होगा, कह रहे कि पागल हो तुम। ठीक है, पागल ही सही है, हम तो ऐसे पागल भगवान सबको बनाए, ठीक है। जान दो बस, मैं नहीं कुछ बोलना चाहता हूँ। फाइनली मैं क्या करूं, अगर मैं इसे सम अप कर दूं, बिल्कुल कंक्लूड कर दूं, डीएससीआर का फॉर्मूला तो तुम्हें अभी मैंने नीचे कुछ नहीं समझा है। डीएससीआर का फॉर्मूला, सो कॉल्ड फॉर्मूला क्या होता है, पैट प्लस डेप प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ डिवाइडेड बाय फिक्स पेमेंट जो होती है वो क्या है, या तो रीपेमेंट की अमाउंट हो, इंटरेस्ट हो, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड कोई है तो। नमन भैया से क्यों लिखा है फैनी, आजकल इशू नहीं होती ना, प्रेफरेंशियल कैपिटल बहुत कम होती है, अगर हुआ तो कोई। नमन भैया अगर नहीं हुआ तो भाई बेटा जीरो मान लेंगे, छोड़ो ना, क्वेश्चन में जितना डेटा है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, नहीं है तो जीरो है फिर, ठीक है ना, बिल्कुल। अब सुनो, अब फाइनली क्या करता हूँ, अगर इसे बहुत बहुत कम शब्दों में बोलूं, डीएससीआर ये बताता है कि आपके कैश इनफ्लोज आपके फिक्स पेमेंट के कितने टाइम्स है, आपके कैश इनफ्लोज आपकी फिक्स पेमेंट जो आपको करनी है उसके कितने टाइम्स है। शुरू में बोलता तो शायद ये बात समझ में ना आती, अभी डेनोमिनेटर बाकी है, डेनोमिनेटर समझा देता हूं। नमन भैया, इंटरेस्ट तुमने जोड़ा ऊपर, साला ये प्रेफरेंस डिविडेंड काहे नहीं जोड़ा, ये भी तो जोड़ना चाहिए था। जब तुम वो इंटरेस्ट ऊपर जोड़े हो तो ये नीचे में, क्योंकि फिक्स चार्जेस तो ये भी है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो है ना, और ये रीपेमेंट अमाउंट भी है, तो इसे भी तो जोड़ना चाहिए था। हाँ, वेरी गुड, ये क्या नहीं है, कैश इनफ्लो नहीं है, और हमने इन्हें घटाया ही कब था, हमने इंटरेस्ट को तो घटाया था इसलिए जोड़ा, वो ऊपर तो इसलिए आया, नीचे इसलिए आया क्योंकि वो फिक्स क्या है, चार्ज है, तो ऊपर तो इसलिए जोड़ा था क्योंकि घटाया था, और जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें बिफोर देखना है, क्या देखना है, तो नमन भैया बिफोर तो फिर ये भी देखना है, रीपेमेंट भी तो और प्रेफरेंस भी तो ये इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि घटाया कब था जैसे जोड़े, अब ये तो घटा ही नहीं है ना। फाइनल नक्की मैं मेरी तरफ से डीएससीआर समझा चुका हूं, डीएससीआर इज इक्वल टू फाइनली कैश इनफ्लोज अपॉन फिक्स पेमेंट या फिक्स चार्जेस जो भी आपको पे करने हैं ओवरऑल सारे, और इसको अगर इलाबोरेट कर दोगे तो बहुत डिटेलिंग इसकी कर दोगे तो डीएससीआर इज इक्वल टू पैट प्लस इंटरेस्ट प्लस डेट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ डिवाइडेड बाय रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अगर कोई हुआ तो नमन भैया ऐसे तो इफ एनी किसके लिए भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट के लिए भी लिख सकते हैं, अरे फॉर्मूला फिर तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। ये तो जिंदगी में कभी कभी होता है, और मैं तो कह रहा हूँ कि होता नहीं है प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि कोई इशू नहीं करता आज के, अगर प्रैक्टिकली बताऊं तो मैं, और अगर ये इंटरेस्ट ही खत्म हो गया तो ये डीएससीआर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होगी, और जब ये क्या ही खत्म हो गया, डेनोमिनेटर ही क्या हो गया खत्म, डेनोमिनेटर ही जीरो हो गया, तो ये तो फ्रैक्शन ही इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर तो मौज ही मौज है, तुम्हें कुछ फिक्स तो देना नहीं है, और कैश इनफ्लोज है तो इनफाइनाइट आ गई, बात खत्म। डीएससीआर का अस्तित्व ही इंटरेस्ट से है, समझ में आ रही है, तो वैसे एक बार जस्ट आपको जो मैंने ऊपर वो जो गाथा सी ये लिखवाई थी ना, ये इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ ताकि आप नोटिंग कर सको, समझ में तो आ चुका होगा ना, ताकि आप नोटिंग से समझ सको इन फ्यूचर। एक काम करने का, ये अच्छा पूरा का पूरा, चलो ये पूरा का पूरा भी कर लो, क्योंकि ऐसा होगा ना, मान लिया मैंने इसे समराइज कर दिया तो फिर तुम्हें वो बस तुम्हारे लिए जस्ट एक ही स्टेटमेंट सा हो जाएगा, जो बहुत अच्छी फॉर्म में तो दिख रहा होगा आपको, लेकिन जो पीछे की जो कैलकुलेशन है वो समझ में नहीं आएगी कहां से है, ये से नोट कर लो, और जब भी यहाँ पे भी डीएससीआर लिखोगे ना वहां पे से इनकॉर्पोरेट कर लेना। अभी आप आज की क्लास में डीएससीआर को लेकर के इतने कैपेबल हो गए
कि एक सीए इंटर के बच्चे को क्या कर देख सकते हो कि आ बैठ कर सकते हो, या तो आ बैठ, या तो समझ ले, या तो समझा दे। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन उसके लिए वो बोलेगा भाई, हालांकि पहले वाले में ईगो भी हर्ट हो सकती है, पहले वाले में ईगो हर्ट हो जाए, 12वीं का बच्चा बताओ अपने को कंपटीशन दे रहा है, दूसरे वाले में ये सोचेगा अरे तू अभी नादान है, दूसरे वाले में ये बोलेगा अभी तू नादान है, तेरे को समझ भी नहीं आएगा, अरे तेरे बाप है हम। ठीक है ना। ऐसे कोई हल्के में कोई ले रहा है, हम छात्र है नमन भैया के, है ना। नहीं, छत्र छाया तो किसी की होती नहीं, छत्र छाया तो ऊपर वाले की होती है, इतना तो कोई बड़ा दर्जा कोई है नहीं, इंसान ही है। ठीक है ना। छत्र छाया तो कुछ चीज होती नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो कॉन्सेप्ट है उसे ईमानदारी से पढ़ा है, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सही कह रहा है, उठाएगा तो सीधा तोड़ ही देंगे। हाँ, ऐसा नहीं करेंगे कि आगे उंगली तोड़ेंगे, मतलब उंगली उठाने लायक रहेगा नहीं कभी। बात है किसकी कि किसी भी मंच पे आ जाओ और डिस्कशन कर लो, यही तो उंगली तोड़ना है। ऐसे अब जाके किसी से लड़ेंगे कोई ना, कि उठा के चल तू उंगली दिखा दे, उंगली तोड़ेंगे। ऐसा कर देंगे कि उंगली उठाने लायक ही ना रहे। समझते तो हो गई बात। थे कहाँ में थे कल तुम? हाँ, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि कल थे कहाँ तुम? अच्छा, बहुत बढ़िया। और ऐसी ईमानदारी चाहिए बच्चों के अंदर। क्या करे, सारे कमिटमेंट ऑनर करने पड़ते हैं भैया। फिर हाँ बताओ, फिर बताओ। अब मान लिया यहाँ तो ऑप्शन है कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जहाँ ऑप्शन नहीं है वहां तो उसके बाद फिर बस बर्बादी का मंजर देखना पड़ेगा। तो फिर उसे शहीद करो ना जहाँ ऑप्शन है। प्रायोरिटी होती है लोगों की अपनी अपनी, इकोनॉमिक्स ऐसा बोलती है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होती है, फिर इंसान अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से क्या करता है, चीजों को सेलेक्ट करता है। चलो कर लिया नोट आपने, थोड़ा सा इसे अच्छे से करा दूं। सुनो भाई, ये कॉन्सेप्ट है डीएससीआर का, ठीक है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 30 लाख टू अदर एक्सपेंसेस। अरे नमन भैया दोबारा चालू किया क्या? नहीं रुको, तो 5 लाख के लिए थे ना, एक बार मेरी हेल्प करो जल्दी से आप। हाँ, नहीं रुको, ठीक है, कितना हो गया? और फाइनली वर्मा जी बोल रहे हैं, भाई ध्यान दो इधर, ऐसे नहीं, टू डेप्रिसिएशन कितने का था वो? 5 लाख का था। तो ये क्या बच गया है हमारे पास? ईबीआईटी 20 लाख रुपए का। बाकी है तो कॉन्सेप्ट तो सारा कुछ वही करना है मेरे को, लेकिन थोड़ा अच्छे से कर रहा हूँ, इतना काम तो यहाँ पे कीजिएगा आप, ठीक है ना। ये ऐसे सोच लीजिएगा, ये पी एंड एल है, ये क्या है? पी एंड एल सोच लीजिएगा, है ही वो पी एंड एल। अभी आ जाएगा, अभी इसे बनाना स्टेटमेंट की फॉर्म में ईबीआईटी, उससे ज्यादा समझ में आएगा, वहां पे ना बहुत ज्यादा रायता सा फैल जाएगा वो, लेकिन समझाना जरूरी था वो। हाँ, ईबीआईटी कितना? 30 लाख, इसमें से क्या देंगे? माइनस इंटरेस्ट। डेप वेप तो सब घट चुके हैं ना, ठीक है ना। इंटरेस्ट कितने का था अपना? 4 लाख का। मैंने 30 क्यों लिख दिया, बोल भी नहीं रहे हो। 20 लाख आएगा ना, और ये 4 लाख, कितना बचा? 16 लाख क्या बचा? ये
ईबीटी। ईबीटी में से क्या दोगे आप? टैक्स दोगे 3 लाख रुपए का। कितना बचाए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने का बचाए? 13 लाख रुपए का। बात समझ में आ रही है? बस वो जो मैंने इतना बड़ा था वो गंदा था वो बनाया ना ऐसे, जो कुछ नहीं किया मैंने, जो अकाउंट था ना, वो जो अकाउंट की फॉर्म में बनाया था, उसको आधा तो समझाया अकाउंट की फॉर्म से ताकि आपको समझ में आए, और फिर बाकी का नीचे का पोर्शन किस में बना दिया? स्टेटमेंट की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? तो हमें अब डीएससीआर के लिए क्या चाहिए? एक तो ये चाहिए, और जो घटाया था वापस, जो पहले घटाया था उसे वापस से क्या कर दो? ऐड कर दो। उसका रीजन मैंने बता दिया आपको। और जो डेप्रिसिएशन जो घटाया था उसे क्या कर दो? ऐड कर दो। नमन भैया अदर एक्सपेंसेस को भी ऐड कर दो। ये नॉन क्या, ये तो दूसरों को देने हैं तो खर्चे करने पड़े, ये पहले ही हो गए भाई, पहले ही हो गए ये, इसमें छेड़छाड़ नहीं करने का अब ज्यादा, समझेगा? तो ये 3 चीजें आ गई। अगर अच्छा यहाँ पे कोई नॉन कैश एक्सपेंस भी होता और कोई किसी भी प्रकार का अमोर्टाइजेशन, रिटन ऑफ होता वगैरह वगैरह, तो वो भी लेते। वो मैं मानता हूँ कि इस केस में जो मेरे को समझाना वो नहीं है फाइनली। अच्छा नीचे में समझ में आ गया, डेनोमिनेटर में तो है ही, वो फिक्स चार्जेस है, ठीक है ना? तो अब आप वो अकाउंट बनाए या ना बनाए, अगर तुम्हें लगता है मैं फ्यूचर में समझ जाऊंगा ये क्या है, खाली इससे जो मैंने बनाया, तो ये करके फाइनली ये लिख करके इसके नीचे डीएससीआर का क्या लिखो? फॉर्मूला अभी लिख रहा हूं, और उस फॉर्मूले को थोड़ा डिस्काउंट करके लिख देता हूं उस बगल में उसके, कि उसका वो क्या है। तो बस ये ऐड कर लेना यहाँ पे, इसी के यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये रहा DSCR इज इक्वल टू पैट, जो मैंने ग्रीन से किया है, प्लस इंटरेस्ट प्लस डैप प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसको थोड़ा टेक्निकली लिख दूं, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन लिख दूं, रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर कोई है तो, अगर नहीं है तो 0, ठीक है? और इसका मतलब भी लिख दूं यहाँ पे या नीचे लिख दूं? और वी कैन से दैट, पूरे का ही, और वी कैन से दैट DSCR is equal to cash inflows upon fixed payment। बस ये कैश इनफ्लोज के और फिक्स पेमेंट के ऊपर ऐसे समझो कंपोनेंट है, ये है बच्चों। एक्चुअल में आपको सारी की सारी नोटिंग, इसको तो अब मैं क्या कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं, एक सेकेंड। अब आपको बच्चों एक्चुअल में फाइनल जो कंटेंट है जो आपको ऐड करना है, आप अपनी मर्जी से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने वो भी कर ले, जो मैंने पहले बताया था उसको रिफाइंड फॉर्म में बिल्कुल ये है ना? एक्चुअल में बस ये होना चाहिए, अगर आपको वो चीजें समझ में आती, बाकी आप आपके हिसाब से देख लेंगे। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब इस क्वेश्चन में मैंने ये नहीं बताया रीपेमेंट कितनी है, अब ध्यान से सुनो। माने ये ऊपर वाला आया कितना? 24 लाख। कितना आया? 24 लाख। मान लिया, अब अलग ही बता रहा हूं बस बिल्कुल। और नीचे में आया कितना? 6 लाख। कितने में आया? जो फिक्स देना है आपको, कैश इनफ्लोज तो आपके कितने? 24 लाख के, है ना? और आपके जो फिक्स आपको पेमेंट करनी है आपको, वो है 6 लाख की, तो 4 टाइम्स हो गया। कितना हो गया? यानी कि आप आज के दिन पे आपके पास इतना पैसा है या होगा आपके पास, अगर वो रियलाइज होगा जब आपको,
कि आप 4 बार जितना आपको फिक्स पेमेंट करनी है ना वो 4 बार कर सकते हो। कितनी बार कर सकते हो? 4। यही DSCR का मीनिंग होता है। ये किसका मीनिंग होता है बच्चों? DSCR का। बोलो बात समझ में आती है क्या आपको? आगे चल सकते हैं क्या? टेक्स्ट पढ़ा दूं इसका? हाँ जी, टेक्स्ट पढ़ा दूं इसका? इसका एक बार वो कर लेता हूं, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। चलो हो गया। हाँ जी, अब आ जाओ, ये रहा फाइनली DSCR। बच्चों मेरे बताने लायक इसमें कुछ रह नहीं जाता। और अगर ईमानदारी से बताना हो, अगर हाँ वो ऊपर के भी अभी देख लेते हैं। वो कह रहा उन्हें नहीं छोड़ेंगे, उन पॉइंट को नहीं छोड़ेंगे, 2 पॉइंट वे भी रह रहे हैं। हाँ जी बच्चों, ये अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए, अपने मन से पढ़ के देखो। और सही बता रहा हूँ, अगर अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आए ना तो मेरी गलती है, फिर मैं नहीं समझा पाया आपको। कुछ भी पढ़ लो, अभी वो 2 बुलेट पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, मैं सब बता चुका हूँ आपको। आया क्या समझ में सारे बच्चों को? वो ऊपर के 2 बुलेट भी आए समझ में? पक्की बात? चलो फिर भी, क्योंकि रस्म तो पूरी करनी है, तो हाँ टेक्स्ट तो मुझे पढ़ाना ही है, तो एक बार वो देखता हूँ। हालांकि सारे बच्चे कह रहे हैं कि नमन भैया में समझ में आ गया है। समझ में भाई अब रह नहीं जाता कुछ भी, ठीक है ना? हाँ कर दिया मैंने, अब कुछ रह नहीं जाता, ठीक है। चलो देखते हैं, ऊपर से देखते हैं। ये ICR तो समझेगा आपको कि क्या है? लास्ट के 2 बुलेट वर्मा जी की फरमाइश है कि छूटने नहीं चाहिए। हाउएवर ICR इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर। अरे ICR सही नहीं है, एक सही तरीका नहीं है ये मेजर करने का। ICR से तो तुम आसमान में है ना पापा की परी और वो पापा के मगरमच्छ बने फिरोगे तुम। ICR से तो धरती पे तो तुम्हें कौन लेके आएगा? DSCR। ICR इज नॉट एन एडिक्वेट मेजर, ये एडिक्वेट मेजर नहीं है, एज इट डज नॉट कंसिडर द कैश अवेलेबिलिटी टू मीट द रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। क्योंकि किसको तो कंसीडर करता ही नहीं है, कैश अवेलेबिलिटी को तो कंसीडर करता ही नहीं है, कैश इनफ्लो को तो कंसीडर ये तो खाली ऊपर ऊपर के प्रॉफिट ले लेता है, जिसमें से भी टैक्स भी देना बाकी है। इंटरेस्ट तो वो खाली मतलब एड बैक कर देते हैं, खाली टैक्स की बात कर रहा हूं मैं, समझ गए ना तुम? हाँ जी, तो ये तो अवेलेबिलिटी, वो किसको तो कैश अवेलेबिलिटी को तो देखता ही नहीं है। और किसके साथ नहीं देखता है? रीपेमेंट ऑब्लिगेशन के साथ, खाली इंटरेस्ट को देख रहा है, और वो भी प्रॉफिट के ऊपर वाला। इंटरेस्ट किसको देख रहा है? प्रॉफिट को देख रहा है इंटरेस्ट के साथ। ICR ये देख रहा है कैश इनफ्लो को फिक्स पेमेंट के साथ। कितना फर्क है? और ये फर्क में एक क्लास का फर्क है, पूरा वो समझाने का 1 घंटे तक का, ठीक है ना? अच्छा आगे क्या बोल रहा है? अ फर्म में हैव अ हायर EBIT। एक फर्म की क्या हो सकती है? बट अ लो कैश बैलेंस अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट। और फिर और भी तो है, इंटरेस्ट के अलावा क्या भी तो करना है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन भी तो करनी है, वो भी तो रेलिवेंट है, वो भी तो देखनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई DSCR कम्स इनटू द पिक्चर। कौन पिक्चर में आता है? और DSCR ने आते ही साथ यही बोला कि जिंदगी में तेरी
कमी जो थी वो जो भी कमी थी वो पूरी मेरे आ जाने से वो, पूरी हुई। ठीक है ना। हाँ जी, DSCR टेक्स केयर ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ ICR। इसने किसकी कमी पूरी की? दिस रेशियो डिटरमाइंस, सुनो, ये रेशियो ये बताता है, कौन? DSCR का रेशियो ये बताता है द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की कैपेसिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन डेट एज वेल एज रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट, कि आप कितने लायक हो कि आप आपके इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल अमाउंट को कितने टाइम रीपे कर सकते हो। इस ये जो लायकी जो निकालता है ना, वो कौन निकालता है? DSCR। DSCR इज कैलकुलेटेड एज अंडर, DSCR इज इक्वल टू, सारे बच्चों को पता है, पूरा कोई फॉर्मूला नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। DSCR इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस रिटन ऑफ डिवाइडेड बाय रीपेमेंट ऑब्लिगेशन प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड इफ एनी। ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे क्या? अब ये तो था DSCR, ये तो बैक एंड की कहानी थी, सारी बैक एंड की कहानी कि DSCR समझना था। मेन मुद्दा तो ये है जो ये बताना चाहता है कि जिसके लिए हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी तो खाली DSCR को समझा, वो कह रहा हायर DSCR। अच्छा, ये मैं पूछता हूं आपको, DSCR इज हायर द बेटर, लोअर द बेटर? हायर द बेटर। बात समझ में आ रही है ना? जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा बढ़िया है। तो अ हायर DSCR इंडिकेट्स अ बेटर एबिलिटी टू मीट कैश कमिटमेंट। एक ज्यादा DSCR होना ये दर्शाता है कि आपकी अच्छी क्या है? एबिलिटी है, कैपेसिटी आपकी बहुत ज्यादा है कि आप आपके कैश कमिटमेंट को जो आपको पे करना है वो आप अच्छे से ऑनर कर सकते हो, ठीक है ना। सो द कंपनी कैन रेज मोर डेट इन केस ऑफ हायर DSCR। तो कंपनी अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को ज्यादा रख सकती है अगर क्या है? DSCR ज्यादा है। हाउएवर इन केस ऑफ लोअर DSCR, लेकिन अगर DSCR बहुत कम है तो तुम्हारी हालत खस्ता है, ठीक है ना। द कंपनी शुड प्रेफर मोर इक्विटी। तो कंपनी को किसको प्रेफर करना चाहिए? इक्विटी को प्रेफर करना चाहिए। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा ये टॉपिक क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और कल की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। दिखा देता हूं आपको, साथ में 5-6 न्यूमेरिकल है। ये एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 1 का है? अबे वो सबसे शुरू में कराया था वो, ठीक है ना। ये देखो, कल क्या है? कल क्या तारीख है? कल तो 13 है। तो ये प्रपोजल की बात करेंगे, ठीक है ना। प्रपोजल 1, प्रपोजल 2 और प्रपोजल 3। क्वेश्चन में बता रहा है ना, मैं क्या अपने मन से कुछ कह रहा हूं तुम्हें। फिर ये एग्जांपल 3 देखेंगे और फिर ये और भी एग्जांपल 4 है, 5 है, एक आध और है, 6 है, 7 भी है क्या? ओ माय गॉड, 7 भी, 8 भी है क्या? 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। और फिर बस इस चैप्टर के अंदर एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, कौन? फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। बस वो लास्ट फेज है। मतलब ये चैप्टर लगभग 3 पड़ाव में करते हैं। 2 पड़ाव हम कल पूरे कर चुके होंगे, इसके 1 पड़ाव रहता है, ठीक है ना। अब बच्चों कल हाँ हो जाएंगे, 8 के 8 हो जाएंगे। बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें समझाई भी है। अभी तुम खुद देखोगे ना, तुम्हें खुद भी समझ में आ जाएंगे। वो तो क्या है कि रस्म है तो किधर क्लास में कराना ही है, अदरवाइज तो सारी चीजें मैं क्रैक करा चुका हूँ तुम्हें, ठीक है ना। हाँ भाई देखो, जब भी आएंगे, आमतौर पे आते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये मत मान के बैठ जाना कि आते नहीं है। जब भी आते हैं बच्चों को रुलाते हैं, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं हाँ काफी टाइम से नहीं आ रहे, काफी टाइम से नहीं हो रहे, ठीक है ना। लेकिन जब भी आएगा ना, जब भी आएगा, जिस भी अटेम्प्ट में आएंगे, जिस भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे न्यूमेरिकल, ये वाले बच्चे फैलेंगे। और बिजनेस का एग्जाम वो सबसे टफ एग्जाम होगा, बिकॉज बिजनेस के एग्जाम में, और वो भी न्यूमेरिकल, बच्चे कभी मतलब उनकी समझ से बाहर है ना। उन्हें ऐसा लगेगा अकाउंट्स का वो गलती से अकाउंट्स वाले से उनसे क्या बनाया, बिजनेस का पेपर बनवाया। ऐसा नहीं है जबकि, ठीक है ना। खैर आज के लिए बच्चों इतने रखते हैं, ठीक है ना। कल पढ़ेंगे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।